नमस्कार, राधे कृष्णा। मैं आजकल बीच बीच में उनके लिए वीडियो डाल रही हूँ जिनको संस्कृत बिल्कुल भी नहीं आती है और जो शुरू से संस्कृत पढ़ना चाहते हैं। तो उनके लिए मैंने अभी एक वीडियो डाला है इससे पहले, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी। और जो लोग भी इस वीडियो को देखें वो इसे देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आप जुड़े रहें, लगातार क्लास लेते रहें। इससे पहले के वीडियो में मैंने बताया था आपको कर्ता, क्रिया और कर्म के विषय में कि कर्ता क्या होते हैं, कितने होते हैं, और क्रियाएं कितनी होती हैं, क्रिया क्या होती हैं और कर्म क्या होता है। तो इससे पहले के वीडियो में मैंने बताया ही था, इसे और अभी समझिए। अब हम उसी आधार पर, पहले वाले वीडियो के आधार पर ही आज हम संस्कृत में अनुवाद करना सीखेंगे। तो कर्ता बताए थे आपको कि तीन होती हैं संस्कृत में, एक तो पुरुष, दूसरा वचन और तीसरा लिंग। तो इस विषय में मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ। तो अभी आप देखिए कि कर्ता जो होते हैं वो 3 पुरुषों में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रपु, मपु, उत्तम पुरुष, उपु। मैं ये शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ। तो तीनों पुरुषों में और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीनों वचनों में जो कर्ताओं की संख्या होती है वो 9 होती है। प्रथम पुरुष के 3 कर्ता तीनों वचनों में, मध्यम पुरुष के 3 कर्ता तीनों वचनों में और उत्तम पुरुष के 3 कर्ता तीनों वचनों में। अब आप कर्ताओं के विषय में थोड़ा सा विस्तृत जानिए। विस्तृत ये है, ये पुरुष से संबंधित है कि मैं, हम दोनों और हम सब, यानी मैं से संबंधित लाइन वाले जितने भी कर्ता होंगे, मैं, हम दोनों, हम सब ही होंगे, तो वो सभी उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। यानी कि उत्तम पुरुष का जो प्रयोग होगा वो केवल मैं, हम दोनों और हम सब के लिए होगा। इसी तरह से जो मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष का जो प्रयोग होगा वो तुम दोनों और तुम सब के लिए ही होगा। इसके अतिरिक्त किसी के लिए नहीं होगा। इसके अतिरिक्त जितने भी सर्वनाम हैं, यह है, वह, या कोई भी नाम होगा, राम, मोहन, गोपाल, अर्जुन, इस तरह से कोई भी नाम होंगे, चाहे वो मेल के हों, चाहे फीमेल को हों, चाहे किताब, घर, पेड़, पेन, पेंसिल, खाना, जो भी होगा, जितने भी नाम होंगे या कोई उपाधि होंगी, अध्यापक है, चिकित्सक है, ऑफिसर है, जो भी हैं वो सब आ जाएंगे। यहाँ तक कि रिश्ते भी, रिश्तों में भी जब तक आप तुम कहकर संबोधित नहीं कर रहे हो तब तक, तो वो भी, जैसे पिता, माता, भाई, ये सब प्रथम पुरुष के अंतर्गत ही आ जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो आप शब्द है, अक्सर छात्र गलतियां करते हैं कि जब आप शब्द आता है तो आपके साथ वो मध्यम पुरुष का प्रयोग कर देते हैं। जैसे आप जाते हो, आप पढ़ रहे हो, तो ऐसा लगता है कि ये मध्यम पुरुष का प्रयोग इसमें होगा। लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ, ध्यान रखिएगा, जब अशुद्धि संशोधन भी होता है तो वहाँ भी हमें उसमें लगता है कि ये सब सही है, लेकिन वो गलत होता है क्योंकि उसमें मध्यम पुरुष का प्रयोग है। ये उसके अंदर त्रुटि होती है, मिस्टेक होती है। तो उसको आपको सही करना है, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि उत्तम पुरुष यानी मैं, तुम, मध्यम पुरुष यानी तुम, उत्तम पुरुष मैं, हम दोनों, हम सब, मध्यम पुरुष तुम दोनों, तुम सब के अतिरिक्त आप शब्द भी और जितने भी नाम हैं, जितने भी सर्वनाम हैं, जितनी भी संज्ञाएं हैं, वो सब केवल प्रथम पुरुष के अंतर्गत आएंगी। तो वो सब प्रथम पुरुष के अंतर्गत आ गए, इसलिए उन सबको हमने मान लिया प्रथम पुरुष के अंतर्गत आने वाले 3 कर्ता, जो कि तीनों वचनों में आएंगे। जैसे रामः, रामौ, रामाः, एक राम, 2 राम, बहुत सारे राम। तो यहाँ रामाः कहने का मतलब हो जाएगा राम, अयोध्या के राजा, फिर बलराम, उसके बाद परशुराम, इस तरह से 3 राम हैं। बालकः, बालकौ, बालकाः, ये मैंने यहाँ लिखा है बच्चे का रूप। तो एक बालक, 2 बालक और बहुत सारे बालक, तो ये सब प्रथम पुरुष के ही अंतर्गत आ गए। और कोई सर्वनाम भी, और
त्वम युवाम यूयम ये मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। यहाँ आप शब्द में लिख देती हूँ, आप यानी कि भवान, संस्कृत में ये भवान हो जाता है, जिसको हम आप बोलेंगे उसे भवान बोलेंगे। और उत्तम पुरुष यानी कि मैं, हम दोनों, हम सब, ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। तो कुल कर्ताओं की संख्या कितनी हो गई? कुल कर्ताओं की संख्या अब 9 हो गई। तो जब तीनों पुरुषों में, तीनों वचनों में कर्ता की संख्या 9 है, तो 9 कर्ताओं के लिए तीनों पुरुष, तीनों वचनों में क्रियाओं की संख्या भी 9 ही होगी। तो देखते हैं क्रियाओं को। यहाँ पर मैंने क्रिया रूप लिखे हैं पठ धातु के लट लकार यानी कि वर्तमान काल में, प्रेजेंट टेंस में। तो एक चीज समझ लीजिए कि कहा जाता है कि पठ धातु के रूप लिखिए। पठ धातु, पठ का कोई रूप नहीं है, पठ का अर्थ है केवल पढ़ना, पठ अर्थात पढ़ना। तो इसका तात्पर्य होता है कि पठ धातु के लट लकार के रूप लिखिए या लंग लकार के रूप लिखिए। तो इसका तात्पर्य है कि अब आप उन्हें क्रिया रूप बनाइए। जब किसी भी धातु में कोई लट लकार के प्रत्यय लग जाएं या लंग लकार के प्रत्यय लग जाएं या लोट लकार के प्रत्यय लग जाएं, ये लकार आएंगे। ये अलग अलग टेंस हैं और टेंस के अतिरिक्त भी जो क्रिया रूपों की ज़रूरत पड़ती है वो हैं। तो ये लट लकार का प्रयोग जो होता है वो वर्तमान काल के लिए होता है, और मैं अभी आपको जो छोटे छोटे अनुवाद करना बता रही हूँ वो वर्तमान काल की क्रिया के साथ बता रही हूँ। तो जब ये रूप लग जाते हैं तो वर्तमान काल यानी कि लट लकार के कौन से प्रत्यय हैं? अति, अतः और अंति। ये पठ शब्द है, पठ धातु है, पठ धातु है। जब इसमें अति, अतः, अंति ये प्रत्यय लग जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? पठ धातु के क्रिया रूप यानी कि पठ के क्रिया रूप। तो पठ में आप देखिए ठ में हलंत लगा हुआ है। हलंत यानी कि अंत में है हल, जिसके हल अर्थात व्यंजन। संस्कृत में व्यंजन को हम कहते हैं हल और स्वर को कहते हैं अच। तो अचंत होते हैं अर्थात ऐसा शब्द जिनके अंत में अच हो यानी कि स्वर हो। हलंत अर्थात ऐसा शब्द जिसके के अंत में व्यंजन हो यानी कि हल हो। तो ठ में जब ये कट लग गया, किसी भी व्यंजन में जब इस तरह का कट लगा मिल जाए तो समझ लीजिए कि इसमें कोई स्वर नहीं है, ये हलंत है, ये ठ ही है। और क्योंकि ठ को जब तक स्वर नहीं लगता हम व्यंजन को बोल नहीं पाते। स्वर और व्यंजन में यही अंतर है कि स्वरों का उच्चारण स्वतः होता है, बिना किसी की सहायता के हो जाता है, जबकि व्यंजन का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की, स्वर यानी आवाज़, बिना आवाज़ के आप कैसे उच्चारण कर सकते हो, यानी कि स्वर की सहायता हमें लेनी पड़ती है। आ, ई, ऊ, री, इनकी सहायता लेनी पड़ेगी। तो ये पठ है, और पठ में जब अति लगाया, अति लगा तो ठ का जो कट था, जो हलंत था वो हट गया और ठ में अ मिल गया तो ठ हो गया पूरा। अब आप ठ को बोल सकते हो, वरना बिना अ या आ, ई, ऊ के आप ठ या क्या किसी भी व्यंजन को, किसी भी वर्ण को बोल नहीं सकते। तो ये हो गया पठ, अति, पठति, पठ, अतः, पठतः, पठ प्लस अंति तो पठंती। इसी तरह से ये सब लगे हुए। तो अति, अतः, अंति, असे, अथ, अथ, आम, याव, आम ये लट लकार के प्रत्यय हैं जो कि किसी भी धातु में लगते हैं तो उसका अर्थ कर देते हैं ता है, ती है, ते हैं। पठति यानी कि पठ, अति तो पठति अर्थात पढ़ता है। पठत द्विवचन है तो 2 पढ़ते हैं। पठंती सब पढ़ते हैं यानी वे 2 पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। पठ प्लस असी तो पठसी, अर्थ ये मध्यम पुरुष का हो गया। मध्यम पुरुष यानी कि तुम, तो तुम पढ़ते हो, ये तुम दोनों के साथ लग जाएगा। पठ प्लस अथ तो पठत अर्थात तुम दोनों पढ़ते हो। पठत यानी तुम सब पढ़ते हो। पठामि मैं पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ, क्योंकि क्रिया रूपों में कभी कोई लिंग नहीं होता, लिंग भेद नहीं होता है। जो हिंदी में जो आ रहा है लिंग और जो कर्ता का लिंग आ रहा है संस्कृत में, वो अपने आप वही अर्थ उसका हो जाता है। पढ़ता हूँ कहूँ या पढ़ती हूँ कहूँ, बोलना होगा पठामी ही,
केवल आपने समझ लिया, बोलने वक्ता पर निर्भर किया, यानी कि कर्ता पर निर्भर किया। इसका लिंग अब क्या निर्धारित होगा, वरना क्रिया रूपों के लिंग नहीं होते हैं, केवल कर्ता के होते हैं। तो पठ प्लस आवह, ये उत्तम पुरुष द्विवचन हम दोनों पढ़ते हैं के लिए, और सब पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं के लिए। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कोई भी धातु होती हैं, कुछ धातुएं दी हैं मैंने यहाँ। गम जिसके कि लट लकार में जब हम रूप चलाएंगे तो हो जाएगा गच्छ, और जैसे गच्छति गच्छत गच्छन्ति। तो इनमें आप वही अति अतंति असे अथ अथ आम आव आमह ये प्रत्यय लगाते चलिए, तो किसी भी धातु के रूप लट लकार के इस तरह से पठती की तरह ही बन जाएंगे। खाद अर्थात खाना, तो खादती खादता खादंती। पिब पीना, इसका अर्थ है पीने के अर्थ के लिए पिब का प्रयोग होता है। पिबती पिबत पिबंती पिबसी पिबत पिबथ पिबामी पिबाव पिबाम। हंस अर्थात हंसना, क्रीड खेलना, धाव दौड़ना, पथ गिरना, नम नमस्कार करना, दृश्य देखना। दृश्य के रूप भी जैसे गम का गच्छ हो जाता है, तो दृश्य के भी जब आप लट लकार में चलाओगे तो पश्य हो जाएगा। अब हम इन कर्ताओं से और इन क्रियाओं से अनुवाद करना सीखते हैं। बाकी अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से होंगे, वो ये क्रियाएं मैंने दे रखी हैं। तो ये मैंने धातु लिखी हैं यहाँ पे, इन धातुओं के हम क्रिया रूप बनाएंगे इस तरह से, लट लकार के प्रत्यय लगाकर। जैसे हमने पठ धातु के क्रिया रूप बना लिए वर्तमान काल के, वैसे ही हम अन्य धातुओं के भी क्रिया रूप बना लेंगे। अनुवाद करके देखते हैं। पहले हम कर्ता लगाएंगे और फिर हम उस कर्ता के अनुसार क्रिया लगाएंगे। बच्चा हंसता है, हंसता है यानी कि न मैं हूँ न तुम है, तो प्रथम पुरुष एक ही बच्चा है, एक वचन की क्रिया, तो ये हो गया बालकः। प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। तो पठती है, यहाँ पठ के स्थान पर आप हंस कर दीजिए, तो हंस में अति लगा तो क्या बना, हसती। बालकः हसती, ये इसका अनुवाद हो गया। दो लोग देखते हैं, या वे दोनों देखते हैं कह सकते हो, वे दोनों देखते हैं, तो या तो तव लगा दीजिए, या आपको करना है कि दो लोग देखने हैं, तो यहाँ हो जाएगा लोग अर्थात जन। तो बालकः बालकौ, अकारांत जिन जन में ना के पीछे आ है, तो अ बालक के का के पीछे भी अ है, तो जिन नामों के पीछे अ आएगा उन सब के रूप बन जाएंगे तीनों वचनों में बालक की तरह। तो यहाँ हम कर देते हैं जनः जनऊ, क्योंकि दो लोग हैं ना, तो द्विवचन आएगा, तो जनऊ। या फिर वे दोनों देखते हैं, तो तऊ लगा दीजिए। अब ये क्या हो गया, प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता हो गया जनऊ या तऊ, तो प्रथम पुरुष द्विवचन की ही क्रिया लगेगी, वो क्या होगी, पठतः। तो देखते हैं कि धातु क्या है, दृश्य। दृश्य अर्थात देखना, और दृश्य का रूप चलाते समय हो जाता है वो पश्य। तो यहाँ करेंगे हम पश्यति, पश्य कर दो पठ के स्थान पर, तो पश्यति पश्यत, क्योंकि हमें दो के लिए चाहिए, क्योंकि कर्ता द्विवचन का है, तो क्रिया भी पश्यतः पठत की तरह द्विवचन की होगी, पश्यतः। आगे चलते हैं। विद्यार्थी पढ़ते हैं। पढ़ते हैं अर्थात बहुत सारे विद्यार्थी हैं, क्योंकि विद्यार्थी पढ़ता है नहीं लिखा हुआ है, और संख्या भी नहीं दी है कि दोनों विद्यार्थी पढ़ते हैं, यहाँ सिर्फ विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो इसका तात्पर्य है कि सारे विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी हैं। तो यहाँ हम करेंगे बालकः बालकौ बालकाः, तो ये करेंगे छात्रः छात्रौ छात्राः, क्योंकि छात्र अकारांत बालक अकारांत, तो ये हो गया छात्रा छात्राः, क्योंकि बहुत सारे हैं, तो ये छात्रा फिर विसर्ग छात्राः। अब कर्ता बहुवचन का है, प्रथम पुरुष, और ये बहुवचन बालकाः या छात्राः, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की लाइन में जाओ बहुवचन की होगी, तो पठन्ति है। हाँ, तो पढ़ना का ही रूप चाहिए हमें, ये हो गया पठन्ति। तुम दूध पीते हो, तो यहाँ ना कोई नंबर है
और ना ही पीते हैं लिखा है, हो लिखा है, तो यानी कि तुम मध्यम पुरुष की लाइन आ गई। तो तुम का एक वचन है, पीते हो, तो ये क्या होगा, मध्यम पुरुष एक वचन का तुम। ये एक वचन के नीचे मध्यम पुरुष की लाइन में जाइए, तो ये हो गया तुम। अब ये माँ मैंने यहाँ पे नहीं लिखा बल्कि बिंदु लगा दिया, क्योंकि माँ अंत को अनुस्वार हो जाता है। कब, जब, यहाँ तो रूप लिखी है इसलिए मैंने पूरा लिखा, लेकिन अगर दूसरा कोई शब्द है, आगे वाक्य बाकी है, तो हम ये इस तरह का माँ नहीं लिखते हैं, यानी कि हलंत वाला माँ नहीं लिखते हैं, बल्कि जो अंतिम माँ है उसको अनुस्वार कर देते हैं, यानी कि ये बिंदु लगा देते हैं। तो तुम हो गई, दूध पीते हो, दूध की संस्कृत है दुग्धम, और पीते हो मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की, पिबसी, क्योंकि यहाँ पठसी है तो ये हो जाएगा पिब। पिब, पिब धातु, पिब का अर्थ है पीना, तो ये हो गया पिबसी। तुम दोनों हंसते हो, तुम दोनों की संस्कृत क्या है, तुम एक वचन, तुम दोनों द्विवचन, युवाम, तो ये हो गया युवाम। यहाँ भी मैंने मांत को अनुस्वार कर दिया, युवाम। अब क्रिया मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है, मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन की होगी, पठथ, तो यहाँ पठ के स्थान पर हंस कर दो, हंस अर्थात हंसना, तो ये हो गया हसतः, हसथः, हसथः। तुम सब जाते हो, तुम सब, तुम युवाम यूयम, यानी कि मध्यम पुरुष बहुवचन, तो ये हो गया यूयम। यहाँ पर हलंत नहीं आएगा, हलंत वाला माँ नहीं आएगा, क्योंकि माँ अंत को अनुस्वार हो जाएगा। मुझे इसके आगे सेंटेंस लिखना है पूरा, जब वाक्य आगे पूरा बाकी होता है कुछ शब्द, तो मैंने पहले भी बताया है कि माँ अंत को अनुस्वार करते हैं। जाते हो यूयम, तुम सबकी संस्कृत क्या हो गई, यूयम, तो मध्यम पुरुष बहुवचन, जाते हो, इसी के अनुसार हम करेंगे मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया पठथ, तो यहाँ हो जाएगा गच्छत। यहाँ पे गम अर्थात गच्छ, तो ये हो जाएगा गच्छथ। गच्छथ, क्योंकि विसर्ग आता है द्विवचन में और बहुवचन में मध्यम पुरुष में विसर्ग नहीं आता है, तो ये गच्छत हो गया। आगे मैं नमस्कार करता हूँ या करती हूँ, कुछ भी हो तो क्रिया तो सेम ही लगेगी, कोई भी लिंग हो। मैं अर्थात अहम, उत्तम पुरुष एक वचन, अहम नमस्कार करता हूँ, तो नम अर्थात नमस्कार करना, तो ये क्या हो जाएगा, नमति नमत नमंती, नमसी नमथ नमथ। हमें चाहिए उत्तम पुरुष का एक वचन की क्रिया, तो ये पठामी की जगह हो जाएगा नम आमी नमामि। मैं नमस्कार करती हूँ या करता हूँ। आगे है हम दोनों जाते हैं, हम दोनों की संस्कृत क्या है, मैं, हम दोनों, हम सब, यानी अहम आवाम वयम, तो आवाम। अब जाते हैं, दो जाते हैं, तो उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है, तो उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया पठावह के स्थान पे क्या हो जाएगी, गच्छावह, क्योंकि गम का गच्छ हो जाएगा। ये हो गई इसकी संस्कृत। हम सब खाते हैं, हम सब यानी कि मैं, हम दोनों, हम सब, तो हम सब की संस्कृत यानी कि उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता क्या है, वयम, वयम। तो कर्ता उत्तम पुरुष बहुवचन का है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की होगी, तो ये उत्तम पुरुष है, और इसमें एक वचन द्विवचन, ये हो गया बहुवचन। तो ये पठामह के स्थान पर हमें करना है, खाद धातु का प्रयोग है, खाद यानी खाना, तो खादामी, खादावह, खादामह, तो यहाँ हो जाएगा खादामह। तो ये संस्कृत आपकी इनका अनुवाद हो गया है।
इस तरह से हमने छोटे छोटे वाक्यों से शुरुआत की है, कर्ता और क्रिया को जोड़ा है, किस नियम से जोड़ते हैं, किस तरह से, ऐसे ही बड़े बड़े भी सेंटेंस यानी कि वाक्य बनने लग जाते हैं। कुछ वाक्य और देख लीजिए, वो है घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा अर्थात अश्व, व है अंत में यानी कि अकारांत है तो अश्व बालक की तरह करेंगे, बालकः, और यहाँ हो गया अश्वः। अब धाव धातु है, कहीं ये रहा, धाव अर्थात दौड़ना, धाव अर्थात दौड़ना, धाव का मतलब है दौड़ना, मीनिंग संस्कृत में धाव बोलते हैं। तो धावती धावत, धावंती, धावसी धावत, हमें क्या चाहिए, घोड़ा के साथ कौन सा पुरुष लगेगा, क्योंकि मैं और तुम के अतिरिक्त जितने भी नाम, जितनी भी संज्ञाएं होंगी वो सब प्रथम पुरुष की होंगी। तो अश्व क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन का हो गया, अश्वः, अश्वौ, अश्वाः, तो क्रिया क्या लगेगी, प्रथम पुरुष एक वचन की लगेगी, तो ये हो जाएगा पठती के स्थान पर हो जाएगा धाव। ठीक है, ये अलंता भी यहाँ पे, अब मैंने इसमें अति का अ जोड़ दिया तो ये धाव पूरा हो गया और ये हो गया धावती, या धावतो अश्वः, धावती अश्वः, इस तरह से कुछ भी बोल सकते हैं, या अश्व धावती। पत्ते गिरते हैं, समझ में आ रहा होगा कि पत्तों की संख्या जो है वो बहुत सारी है, मैं तुम का यहाँ कोई है नहीं, तो इसलिए ये प्रथम पुरुष के हो जाएंगे पत्ते, और बहुवचन है क्योंकि बहुत सारे गिर रहे हैं, क्रिया से पता लग रहा है और पत्ते से भी पता लग रहा है कि सहटौते, और इस तरह से यहाँ पर पत्ते को संस्कृत में बोलेंगे पत्र, और पत्र क्यों, पत्र के जो रूप चलेंगे वो पत्ता शब्द क्योंकि नपुंसक लिंग है, तो पत्रम, पत्रे, पत्राणी, इस तरह से उसके रूप बनते हैं, यानी कि नपुंसक लिंग का प्रथम पुरुष एक वचन में पत्रम बनता है और बहुवचन में बनता है पत्राणी। तो बहुत सारे पत्तों के लिए हम पत्राणी शब्द का प्रयोग करेंगे, पत्राणी। पत्ते गिरते हैं तो बहुवचन, बहुवचन का कर्ता हो गया, जो पत्तों जो गिर रहा है, जो गिर रहा है वो कर्ता है क्योंकि वो गिरने की क्रिया को कर रहा है, तो कर्ता क्या हो गया, प्रथम पुरुष बहुवचन का हो गया, और तो क्रिया भी हम क्या लगाएंगे, पठंती के स्थान पर पत अर्थात गिरना, तो पतति, पतत, पतंती ही लगाएंगे बहुवचन की, तो ये हो गई पतंती। बंदर नाचते हैं या मोर नाचते हैं, तो यहाँ भी बहुत सारे हैं बंदर, क्योंकि नाचते हैं से पता लग रहा है कि बंदरों की संख्या बहुत है। तो बानर, बानर अकारांत है तो ये बालक की तरह रूप चल जाएंगे इसके, बालका, बालकौ, बालका, तो बानरः, वानरः, वानरौ, वानराः, तो ये हो गया वानराः। नाचते हैं तो कर्ता क्योंकि बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन का है तो क्रिया भी पठती, पठता, पठंती, तो नृत्य धातु है, नाचना अर्थात नृत्य का प्रयोग होगा, नृत्य मीन्स नाचना। और नृत्य के जब रूप लगाते हैं तो प्रत्यय और धातु से यानी कि नृत्य से के तुरंत बाद य का आगम हो जाएगा, फिर अति लगेगा, तो वो बन जाएगा नृत्यति। तो वानराः नृत्यति, नृत्यता, नृत्यंती, क्योंकि बहुत सारे बहुवचन हैं तो ये बन जाएगा नृत्यंती। वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों की संस्कृत क्या होगी, सह, तौ, स वह, तौ वे दोनों, ते वे सब, तो तौ आएगी, तौ। अब इसके साथ आप लगाइए पढ़ते हैं, कौन सी क्रिया लगेगी, प्रथम पुरुष द्विवचन का करता है तो क्रिया किसकी लगेगी, प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया, तो पठतः। ये आपके छोटे छोटे से सेंटेंस वाक्य आपने हिंदी से संस्कृत में करना सीखा है, या संस्कृत आप हिंदी तो मैंने बताती है वरना सीधे संस्कृत ही बना सकते हैं, तो इतना आपने इसका अभ्यास कर लिया है। इसका जो इससे पूर्व के वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वो लोग जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी। और साथ ही अब आप ये समझिए कि अभी आपने कर्ता और क्रिया दोनों को मिलाना सीखा, किस कर्ता के लिए कौन सी क्रिया प्रयुक्त होगी, किस तरह से होगी। लेकिन यदि
मान लीजिए कर्ता दो हैं और क्रिया एक है, तो वाक्य कैसे बनेगा? जैसे कि राम और लक्ष्मण जाते हैं, तो जाने की क्रिया हो रही है। अब यहाँ कौन सा वचन प्रयुक्त होगा, कौन सा पुरुष प्रयुक्त होगा और कौन सी क्रिया प्रयुक्त होगी। इसी तरह से मान लीजिए कर्ता एक है, क्रिया दो है, तब क्या करेंगे, वाक्य कैसे बनाएंगे? तो जैसे कि मान लीजिए मोहन खाता है और पीता है, या छात्र पढ़ता है और लिखता है। तो ऐसे में क्रिया दो हो रही हैं, तो दो क्रियाओं के साथ कर्ता को कैसे और कैसे दोनों क्रियाओं को लगाया जाएगा, ये अगले वीडियो में बताया जाएगा। इसके अतिरिक्त मान लीजिए क्रियाओं का विकल्प हो, वह खाता है या पीता है, यानी या शब्द का प्रयोग किया, इसमें विकल्प है, यानी कि वो क्रिया एक ही कर रहा है। और अगर क्रिया भी दो हैं और कर्ता भी दो हैं, या दो से अधिक हैं क्रियाएं भी कर्ता भी, तो वाक्य कैसे बनेगा? ये सब जानने के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और अब शुरू से सीखें। बीच बीच में ये वीडियो मैं डालती रहूँगी अपने नए विद्यार्थियों के लिए, और जो मेरे पुराने विद्यार्थी हैं उनका बहुत आगे चला गया है, तो उनको अभी उनके वीडियो भी कंटिन्यू करती रहूँगी, जहाँ हमने छंदें चला रखी हैं। और मेरे पास इस तरह के सुझाव भी आ रहे हैं कि एमए वगैरह के जो व्याकरण है उसे बताया जाए, जिसमें कि रूप सिद्धि हैं, अलंकार हैं, इन सबको भी आपको बताया जाएगा। तो चैनल से जुड़े रहिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।